नमस्कार, मॉर्निंग गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक दिन निवेश शुरू करूंगा, लेकिन वो दिन उनका जल्दी आता ही नहीं है। कभी लगता है कि मेरे पास पैसा आ जाए तब निवेश करूंगा, कभी लगता है बाजार में उतार चढ़ाव अगर खत्म हो जाए तब निवेश शुरू करूंगा, और यही सोचते सोचते काफी देर हो जाती है। इसलिए आज के हमारे शो में हम आपको ये बताएंगे कि नए निवेशक अगर आप हैं तो कहां से करें, आपको निवेश की आप शुरुआत कहां से कर सकते हैं, और ये समय एसआईपी या एक मुश्त किसके लिए बेहतर है, क्यों निवेश में देरी हो सकती है आपके लिए नुकसानदेह, ये भी हम आपको बताएंगे। इस शो में हमारे साथ हैं अनराठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिराग मुनि और कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी भी इस वक्त हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और आज का मुझे लगता है कि जो टॉपिक हमने लिया है वो यूजुअली उन्हीं लोगों के लिए जो हमेशा इस डिलेमा में रहते हैं कि निवेश को हमको शुरू कब करना चाहिए, और इस चक्कर में उनको पता ही नहीं होता कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं। चिराग, आपसे शुरुआत करते हैं। आज अगर कोई नया निवेशक तो नहीं कहेंगे अभी तक, अगर वो शामिल ही नहीं हुआ है अपने निवेश की जर्नी में, तो कोई ऐसा दर्शक जो बैठकर हमारे इस शो को देख रहा हो, अभी तक वो इन्वेस्टेड ना हो, कहीं भी उसने निवेश ना किया हो, उसको सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते स्मिता जी और नमस्ते विकास जी। बिल्कुल स्मिता, आपने कहा कि ऑफ कोर्स निवेश की जर्नी कब शुरू करनी है वो आज नहीं तो कल शुरू करनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड जो अगर अभी तक आपने निवेश शुरू नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि जितना आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं इतना बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पेसिफिकली आपका जो अगर रेगुलर इनकम है तो आज तो बहुत ही अफोर्डेबल हो गया है इन्वेस्ट करना, एक्सेस करना मार्केट को, जो पहले नहीं था। आप एक छोटी एसआईपी 500 रुपये 1000 रुपये की एसआईपी भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे तो टाइम आपके फेवर में रहेगा और कंपाउंडिंग आपके फेवर में रहेगा। और मार्केट से घबराना नहीं है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने हमने बहुत बार देखा हुआ है कि इन्वेस्टर अपनी जर्नी शुरू तो कर देता है स्मिता जी, बट पॉइंट ये है कि जब अगर शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न्स देखता है एसआईपी में भी, तो बहुत रिएक्ट कर सकता है। मैं तो इनफैक्ट कहूंगा कि काफी बार हम बोलते हैं मार्केट में सबसे बड़ा बड़ा रिस्क होता है कि मार्केट का नीचे जाना, बट मैं कहूंगा वो एक्चुअली सबसे बड़ा रिस्क नहीं होता है। वो तो मार्केट की फितरत है पर नीचे जाना। जब नीचे जाती है तब आप क्या एक्शन लेते हो उस पर बहुत बड़ा निर्भर करता है। जैसे कि हमने एक उदाहरण तौर पे आपको कहूँ कि अगर कोई एसआईपी कर रहा है, लेट्स से 10,000 की एसआईपी कर रहा है, और मार्केट क्रैश होने के टाइम पे अज्यूमिंग वो एसआईपी बंद कर देता है और फिर मार्केट सब बेटर हो जाता है और फिर से शुरू कर देता है। सिमिलरली दूसरा इन्वेस्टर कंटिन्यू करता है। तो मैंने एक सिंपल आंकड़ा निकाला था, समझो 7-8 महीने के लिए भी एसआईपी करता है और 100 रुपए की एनएवी 120 हो जाती है, लड़खड़ाते हुए। फॉर एग्जाम्पल 80 रुपये हो जाता है एनएवी 2-3 महीने के लिए, और अगर बंद कर देते हैं तो दोनों के रिटर्न में अंतर बहुत फर्क पड़ता है। एक में 16% रिटर्न बनता है, एक में 30% का रिटर्न, दोनों ने रिटर्न बनाए। बट आइडिया है कि अगर आपने बंद कर दिया बीच में मार्केट को डर होते हुए तो आप हमेशा नुकसान करेंगे, आपकी गोल के हिसाब से आप कर नहीं पाएंगे। सो मेरे हिसाब से रेगुलर इनकम जो आपका है वो कंटिन्यू आपको एसआईपी करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये समझाया। पहले तो शुरुआत कीजिए और दूसरा कि इसको कंटिन्यू भी रखिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आते हैं एक वंडर की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसी का फायदा से लोग चूक जाते हैं। अगर वो घर बैठे बैठे ये सोच रहे होते हैं कि आज नहीं तो कल हम इन्वेस्टमेंट कर ही लेंगे, वो होता है कंपाउंडिंग का जादू। विकास, अगर मान लीजिए किसी ने सही समय पर समय रहते शुरुआत कर दी, थोड़ा अफसोस करवाते हैं उन लोगों को जो लोग शामिल नहीं है सिस्टम में तो उनको कंपाउंडिंग का कितना फायदा उनके पोर्टफोलियो में दिखेगा? धन्यवाद स्मिता। देखिए स्मिता, वो बोलते हैं कि दुनिया का 8वां अजूबा इज कंपाउंडिंग। और अभी चिराग भाई बोल भी रहे थे कि किस तरीके से अगर आप लगातार निवेश में बने रहे तो एक एक्स परसेंटेज आती है, और अगर आपने कुछ अच्छे दिन मिस कर दिए आपकी परसेंटेज कितनी ड्रॉप हो जाती है। और यही चीज जब आप निवेश में आप देखिए, अगर आपने जर्नी बहुत लेट स्टार्ट की तो आप उस कंपाउंडिंग को मिस कर जाएंगे। बिकॉज देखिए एंड ऑफ द डे ये चीज एक्सेप्ट करें कि हमारे पास लिमिटेड डेज है, लिमिटेड ईयर्स है निवेश को करने के, उसको आप कह सकते हैं बिल्डअप करने के, और फिर एक समय तक ही आप उसको निवेश को करके रखेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आपको उस पैसे की जरूरत है। अब जब पैसे की जरूरत है और आज की तारीख में देखें, सबसे ज्यादा जो आप देखें एक हो गया कि
जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग इज हाई, तो रिटायर हो गए अगर 58-60 साल में, उसके बाद 80-85 साल तक किसी को जीना है तो उसमें उसको पैसा चाहिए। और वो पैसा कैसे होगा? रिटायरमेंट किटी क्रिएट करनी पड़ेगी। वो किटी कैसे क्रिएट होगी? आपको लंबे समय तक जो है निवेश में बना रहना पड़ेगा। अब आप देखें, एक छोटा सा एक उदाहरण ही ले लेते हैं कि एक जैसे रूल ऑफ 15 बोलते हैं स्मिता के, 15 साल तक अगर आप 15,000 की सिप कर रहे हैं तो लगभग 1 करोड़ के आसपास आपका जमा हो जाएगा। आप सोचे 15 साल लग गए 1 करोड़ बनाने में, लेकिन आप ताज्जुब की बात देखिए, जो कंपाउंडिंग का मैजिक आपने बोला कि अगला जो 1 करोड़ है वो महज 5 साल में जमा हो जाएगा। अब जो चीज 15 साल में हुई वो केवल 5 साल में शुरू होगी। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग का इंपैक्ट आया, बेस आपका बड़ा था। अब तीसरा करोड़ जो है वो 2.5 साल में हो जाएगा। तो आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपना निवेश बहुत देरी से शुरू किया और 60 साल तक उनको पैसा जमा करना था, निवेश ही 50 साल में शुरू किया, तो 10-12 साल में उनका जो किटी होगी वो मुश्किल से 1 करोड़ तक भी बहुत मुश्किल से पहुंचेगी। और यही अगर वो जर्नी 5 साल पहले शुरू कर दें तो वो 1 करोड़ बन जाएगा। और यही अगर उन्होंने 20 साल कर दिया तो वो 2-3 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। तो ये कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है वो जितना आप लंबे समय तक रखेंगे, आप वैसे भी उसको देख लीजिए कि अगर मान लीजिए हमने 15 साल का एग्जाम्पल लिया, फिर उसमें हमने 5 साल जोड़े 20 साल, और 2.5 साल जोड़े 22.5 साल। अब आप सोचे 22.5 साल पोर्टफोलियो रखने से अगर किसी का 3 करोड़ रुपया बन रहा है, और अगर वो और 5 साल तक रखे तो वही 3 करोड़ 6 करोड़ हो सकता है। तो आप देखिए कंपाउंडिंग का कितना बड़ा इंपैक्ट आता है। तो जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना आपके पास एक टाइम होगा कि, और ऐसा भी नहीं होता ना कि स्मिता, शुरुआत जब होती है निवेश की तो आप बहुत बड़ा पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। एज ए यंग इन्वेस्टर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट होता है, वो धीरे धीरे फिर बढ़ता जाता है। तो जल्दी शुरू करना की टू सक्सेस है आपके पोर्टफोलियो की। तो जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना आपको बाद में कंपाउंडिंग का इंपैक्ट मिलेगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि लोग सबसे पहले तो डर जाते हैं, जबकि वो ये बात भूल जाते हैं कि जब आप साइकिल चलाने का सोचते हो तो सिर्फ सोचने भर से साइकिल नहीं चल जाती, या गाड़ी सिर्फ सोचने भर से नहीं चल जाती। आपको उसको चलाना पड़ता है। आप हो सकता है बार बार गिरते हो सकता है गाड़ी भी बार बार आपकी ठुक जाती हो, या फिर मैं अगर अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो एंकरिंग सिर्फ सोचने भर से नहीं हो जाती। शुरुआत में आपको कैमरे से डर लगता है, आप कई बार गलतियाँ करते हैं, लेकिन इन्हीं गलतियों से आप सीख भी लेते हैं, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। निवेश भी ऐसा ही है। चिराग, मैं चाहूंगी आप बताएं कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं। इसमें तो कम से कम अच्छा ये है कि आप उन गलतियों को पहले से जान के बच भी सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें इसमें कम हैं। तो चिराग, कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिससे बचना चाहिए और नए निवेशकों को क्या करना चाहिए? मीता जी, आपने बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दे दिया। जैसे मैंने कहा पहले भी कि एक दो बड़ी गलती होती है कि अगर हम निवेश तो शुरू कर देते हैं, बट निवेश शुरू करने के बाद जब भी हम ये मार्केट के शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स देखते हैं तो ये बड़े फॉल की वजह से शायद हम हमारी इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं या फिर हम रिडीम कर लेते हैं। एक वो बड़ा रिस्क होता है। दूसरा होता है अगर मैं लंबे समय तक शायद मैं रिटर्न ना देखूं, जैसे अभी हम वही समय पे चल रहे हैं, लास्ट 2 साल से फ्लैट या नेगेटिव रिटर्न रही है मार्केट की, और तब हमें लगता है कि हम इससे अच्छा तो मैं एफडी में रख देता तो बेहतर होता। तो ये दो, और वो टाइम पे अगर हम एक्शन लेते हैं और करेज नहीं रखते हैं तो तभी एक ये जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट है वो आपको नहीं मिलता है, और आप फिर मार्केट को कोसते हो कि हमें रिटर्न नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए इसके लिए, ताकि आप ये बने रहो। जैसे आपका थोड़ा पैसा इक्विटी थोड़ा डेट में रहा तो आपको एक करेज मिलता है कि इक्विटी में आप बने रहे। पूरा पैसा इक्विटी में 100% तो आप रख नहीं सकते, बट ये एक्शन नहीं लेना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, हमने देखा, जैसे मैंने कहा, शॉर्ट टर्म अगर आप नेगेटिव देखते हो तो ये तो बहुत अच्छी खबर होती है। एक आप उदाहरण तौर पे आपको बताता हूँ, लास्ट 25 सालों में हमने देखा, किसने अगर निफ्टी में कोई भी दिन पे एसआईपी की होती तो 8% इन्वेस्टर्स ऐसे होते जिसने फर्स्ट ईयर में 20% से ज्यादा नेगेटिव की रिटर्न देखी है, और एवरेज नेगेटिव रिटर्न रही है 36-37%। बट अगर वही इन्वेस्टर और 4 साल रुक जाता और उसकी निवेश कंटिन्यू रखता तो उसकी एवरेज रिटर्न आई है 11.79%। तो आपको जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट मैं बता रहा था। सिमिलरली ऐसे 13% लोग थे जिसने जीरो रिटर्न देखा, या 0 से -20% का फर्स्ट ईयर की एसआईपी रिटर्न देखी। अगर वो रुक जाते तभी तो ऑफकोर्स बना नहीं पाते, लेकिन अगर वो 5 साल और रखते, 4 साल और रखते, तो उसकी एवरेज रिटर्न 12.89% आएगी। तो कहने का मतलब है जितना आप टाइम आपके फेवर में है, जितना आपके पास टाइम है, और इनफैक्ट जब भी नेगेटिव होता है ज्यादा तो आप ज्यादा यूनिट्स कलेक्ट करते हैं।
जो यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है एसआईपी का, कि अब जब भी मार्केट डाउन होता है आप ज्यादा म्यूचुअल फंड्स की यूनिट कलेक्ट करते हो और आपका कॉस्ट भी एवरेज हो जाता है, इसीलिए आपको एक बेहतर ऑप्शन मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये दो बड़ी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। और अब शुरुआत करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत मुझे लगता है विकास, जो सबसे इजी होता है निवेश करना, जैसा कि आप दोनों ने ही शो की शुरुआत में ही कहा, वो है एसआईपी के जरिए। और अब तो उसका टिकट साइज भी लगातार छोटा होता जा रहा है। तो अगर नया निवेशक है तो उसको एसआईपी के जरिए कैसे शुरुआत करनी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की? देखिए स्मिता, ऑब्वियसली हम जब निवेश की शुरुआत की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें ऐड भी जरूर करूंगा कि जब नया निवेश शुरू कर रहे हैं तो ये जरूर मेक श्योर कर लें कि आपने अच्छा अपना कवर, सफिशिएंट कवर जो होता है, लाइफ का कवर और हेल्थ कवर, ये आपने सफिशिएंट ले लिया। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी अगर शुरू करनी हो तो ये भी एक कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको पहले कर लेने चाहिए। और हम ये मान के चलते हैं कि अब उन्होंने ये चीज कर ली है और अब उनकी सिप की जो है शुरुआत हो रही है। ऑब्वियसली एसआईपी जो है वो आपका एक आपने जैसे बोला कि माइक्रो सिप भी शुरू हो गया, इवन 100 रुपए भी जो है मंथली लगा सकते हैं। बट आइडिया ये नहीं होना चाहिए कि मुझे शुरुआत जो है वो 100 से ही करनी है या 500 से ही करनी है, क्योंकि वही मिनिमम परमिसिबल अमाउंट है। आप कोशिश ये करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपना एसआईपी का जो अमाउंट है उससे आप शुरुआत करें। और दूसरी चीज क्या है कि ये भी हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर रहे हैं, आप सिप लगाना चाहते हैं और आपके पास थोड़ा सा लमसम भी पड़ा हुआ है। अब वो लमसम जो आपके पास पड़ा है, सेम फंड्स में आप लमसम भी कर सकते हैं, उन्हीं फंड्स में आप एसआईपी भी कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज बोलना चाहूंगा आपके शो के माध्यम से कि ऐसा नहीं होता है कि सिप के फंड्स अलग होंगे, एक मुश्त जो आपने लगाना है उसके फंड्स अलग होंगे, ऐसा नहीं होता। ये सेम फंड्स में सिप भी लग सकती है और सेम फंड्स में आप लमसम भी कर सकते हैं। तो थोड़ा लमसम से शुरुआत करके उन्हीं फंड्स में आप सिप लगा देंगे तो थोड़ा पोर्टफोलियो को बूस्टर भी मिल जाता है। और चिराग भाई ने बोला ही कि एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि निवेश अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज से इन्फ्लुएंस होके आपने जो भी मंथली आपने अमाउंट डिसाइड किया वो कोई एक ही फंड में आपने लगा दिया या एक ही तरह के आपने किसी स्ट्रैटेजी में लगा दिया और एसेट एलोकेशन नहीं किया, विच मीन्स कि आपके पास डेट, इक्विटी या कमोडिटीज, इसका एक आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो वो देख लें, भले ही अगर अमाउंट छोटा है तो कोशिश करें कि आप थोड़ा सा अपना डाइवर्सिफाई कर ले पोर्टफोलियो को एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जब निवेश शुरू करते हैं तो ये बहुत जरूरी है स्मिता, एक कि हम जब शुरू करते हैं हम बेसिस क्या करते हैं कि हम किसी कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ले लिया या कोई दोस्तों से सुन लिया या किस तरीके से सुन लिया, वो इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बुरी बात नहीं है, जरूर होनी चाहिए। और आप तो डेली बेसिस पे शो करती हैं तो कितनी आप अलग अलग तरह के जो एक्सपर्टीज लेके आती हैं, लोग गाइड करते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक टूल है कि लोगों को एटलीस्ट आइडिया लग जाए कि हमें किस तरीके से निवेश शुरू करना है। बट फिर एक अपनी स्टडी भी होती है कि आपका अपना गोल क्या है और आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। ये जब आप देख लेते हैं उसके बाद आप धीरे धीरे क्या है कि अगर बहुत लॉन्ग टर्म कोई है तो एक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, एक मल्टी कैप हो गया या स्मॉल कैप, मिड कैप, इस तरीके से आप फंड्स चूज करें अपने रिस्क को देख के, अपने टाइम होराइजन को देख के। और ये 4-5 बातों का ध्यान रखें पोर्टफोलियो कार्व आउट करने के बारे में। देखा देखी में मत करिए, क्योंकि जिस दवाई की मुझे जरूरत है जरूरी नहीं है कि सामने वाला की प्रॉब्लम वही है और वो उसी दवाई से ठीक होगा। इस पर भी तो ये विकास आगे बात करेंगे। ये फोमो और ये डर, इससे तो दूर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अब पहले से इन्वेस्टेड है उनके अंदर तो बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो जो नए आए कम से कम वो ये लेकर तो ना ही आए। लेकिन इससे पहले एक बात चिराग जिस पर बात करनी जरूरी है, क्योंकि जब भी मैं किसी हमारे किसी भी समिट में या किसी भी जी बिजनेस के शो में जब मैं कभी कहीं बाहर जाती हूँ, सबसे पहले लोग मुझे एक बात कहते हैं, मैडम हमने एसआईपी तो की थी लेकिन इतना मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है कि हमको नुकसान ही दिख रहा है अपने पोर्टफोलियो में, तो फिलहाल हमने अपनी एसआईपी रोक दी है। मतलब वॉलेटाइल मार्केट में जो पहले से इन्वेस्टेड हैं वो तो रोक ही देते हैं, और जो नहीं है वो उनको सुन के आते ही नहीं। एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है। चिराग, चिराग आपका ऑडियो म्यूट है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक सुन के डर के लोग निवेश शुरू ही नहीं करते हैं। मैं कहूँगा कि ऑफकोर्स बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो सुन सकते हैं, नेगेटिव को आपको इग्नोर करना पड़ेगा और फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, बट मैं एक्चुअली ये बहुत एक पूरा और ये चेंज हुआ है रिटेल। अगर आप देखें लास्ट 2 सालों में, लास्ट 3 सालों में देखें तो ये काफ़ी चेंज भी हुआ है। और मैं सराहना करना चाहूँगा सभी निवेशकों का, बिकॉज अगर आप एसआईपी का आंकड़ा देखें तो अभी भी 30 से 32 हज़ार करोड़ की एसआईपी हर महीने आ रही है। उसका मतलब ये है कि जो
पहले जो धक्के खाए हुए, जो एटलीस्ट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ने अभी समझ लिया है कि लॉन्ग टर्म निवेश करना बहुत जरूरी है। इतने खराब मार्केट होने की बावजूद हमने देखा है कि 30-32 हजार करोड़ की एसआईपी की बुक चल रही है, उसमें से 20 हजार करोड़ मेरे ख्याल से इक्विटी में है। तो ये मैं बहुत सराहना करना चाहूंगा। ये धीरे धीरे बदल रहा है हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, और रिटेल निवेशकों ने एक्चुअली इस बार हमको बचाया हुआ है। तो आई थिंक ये कंटिन्यू करना चाहिए, और ये बहुत ही फायदेमंद रह सकता है हमको फ्यूचर में। और हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो एफआईआईएस पे जो पहले डिपेंडेंसी थी, वो बिल्कुल ही कम हो गई। हम देख रहे हैं साल भर दाल एफआईआईएस बेच रहे हैं, लेकिन डीआईएस सामने कितना खरीद रहे हैं। हमने एक आंकड़ा देखा कि लास्ट एफआईआईएस ने लास्ट कैलेंडर ईयर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1,66,000 करोड़ बेचा हुआ है। सामने इंडियन निवेशकों या डोमेस्टिक म्यूचुअल फंडों ने 7,75,000 करोड़ का खरीदा हुआ है। तो आई थिंक ये एज लॉन्ग एज ये कंटिन्यू रहेगा, आई थिंक मार्केट में स्टेबिलिटी भी रहेगी और रिटर्न भी बनेगा। विकास के पास चलते हैं। विकास, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है कि अगर एसआईपी शुरू करना ही है तो वो कौन सी रकम होनी चाहिए जिससे हम ये एसआईपी शुरू कर सकते हैं? कौन सी रकम होनी चाहिए ये हम कैसे उन्हें बता सकते हैं विकास? मतलब क्या तरीका है ये बताने का, एसआईपी की रकम लोगों को सुझाव देने का? देखिए स्मिता, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, लेकिन क्या होता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी जरूरतें हैं, उनके अपने खर्चे होते हैं, और रोजमर्रा की जो जिंदगी जीने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं, जरूरी एक्सपेंस है, वो तो करने ही पड़ते हैं। बट एक आइडियल सिनेरियो ये होता है कि अगर आप नया निवेश शुरू कर रहे हैं या आपने किया ही नहीं है, बेयर मिनिमम ये तो हो गया, बिल्कुल कम से कम आप 10% जो आपकी अर्निंग है मंथली, उसका तो होना ही चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई 50,000 रुपए कमा रहे हैं, अब 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपको कम से कम जो है वो 5,000 का तो सिप होना ही चाहिए। बट आइडियल सिनेरियो क्या है? आइडियल सिनेरियो है कि आप एटलीस्ट 20 to 30% इन्वेस्ट करें, विच मीन्स कि आप 10,000 15,000 तक भी अगर कोशिश कर सकते हैं तो उसको करिए। ऑब्वियसली बेसिक नीड्स को तो आप कट डाउन नहीं कर सकते, बट अगर आपको लगता है बहुत खर्चीले हैं, आपके पास पैसा टिकता नहीं है, आप वीकेंड्स पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, तो आप स्केल अप करिए थोड़ा सा। जो आप डिस्क्रिशनरी स्पेंड क्या लीजिए या जो भी है, उस पे थोड़ी कटौती करके आप सिप के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ऐसे सिनेरियो भी है स्मिता, देखिए अब क्योंकि इंडिया कैसा है, 65% पॉपुलेशन हमारी जो है 35 के नीचे है, तो विच मीन्स हमारी एक लार्जर सेक्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन है जिनके ऊपर शायद वो रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स होती थी उसकी जरूरतें नहीं है। अब वो सब लोग अपने फादर के साथ रहते हैं, उनका घर है, गाड़ी उनके पास ऑलरेडी अगर फैमिली में है, तो ये सारी लाइबिलिटीज उनके पास नहीं है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि ऐसे लोगों के इस तरह के जो प्रोफाइल होंगे, यंगस्टर्स को तो एज हाई एज लाइक 50-60% भी निवेश कर देना चाहिए अपनी मंथली सैलरी का। वहां कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा निवेश करें, और बाकी जो बच जाए फिर आप बेशक खर्चा कर लें, वो आपको गिल्ट नहीं होगा। तो ऐसे कुछ प्रोफाइल होंगे, वो तो मतलब 10-15 हजार तो उनके लिए बेसिक हो गया। मैं तो बोलूंगा 25-30 हजार तक भी आपको निवेश कर देना चाहिए अगर आपके पास कोई लाइबिलिटीज नहीं है। लेकिन अगर कुछ लाइबिलिटीज आपके पास है तो फिर डेफिनेटली कोशिश ये करें कि अपने बजट को थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज करें कि जहां अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो रहा है वहां कट डाउन करके, और आप जो है जितना हो सके अपने निवेश को बढ़ाएं। ओके, चलिए ये तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि एसआईपी की रकम आपको कैसे तय करनी है। आप समझते हैं एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी नए निवेशकों के लिए कैसी होनी चाहिए। चिराग, आप समझाइए जरा इसको। एसेट एलोकेशन ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक बार आपने, पहली बात तो आपका गोल क्या है, और दूसरा है कि आपके पास समय कितना है, वो एक जानना बहुत जरूरी होता है। तो अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल का समय है तो पूरा पैसा डेट में रहना चाहिए, बिकॉज 1 साल से कम अगर आपके पास है तो इक्विटी में रहना बहुत रिस्की हो सकता है, बिकॉज इक्विटी आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देता है। तो वहां पे आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, 6-7% 8% एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें खाली आप ये कर सकते हो, अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हो तो आप आर्बिट्राज फंड्स में जा सकते हो जो डेट टाइप रिटर्न देता है, बट आपको टैक्सेशन जो है उसको इक्विटी, 1 साल में इक्विटी लगता है 12.5% लगता है, वीजा वी डेट जो जहाँ पे आपको फुल टैक्स लग सकता है आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। सो अगर 1 साल से नीचे का पैसा हो, अगर आपके पास 1 साल है तो मेरे हिसाब से 60% तक आप इक्विटी में जा सकते हैं, 40% डेट में रख सकते हैं। वहां पे एक आप 10-11% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 3 साल के ऊपर का पैसा है अगर, तो 3 से 5 साल का अगर आपके पास पैसा है तो आप 70 से 80% भी इक्विटी में जा सकते हैं। ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपके पास रेगुलर इनकम है, लमसम है, वो एक दूसरी बात होती है। बट ये एक थंब रूल जैसे आप ले सकते हैं कि उतना आप, बिकॉज आपके पास 5 साल है तो आप 60-70% इक्विटी तक
वो जा भी सकते हैं, तो वहां पे आपको 12-13% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये एक एसेट एलोकेशन जब शुरू कर रहे हैं वो करना बहुत जरूरी है। ओके। और नए निवेशकों का पोर्टफोलियो किस तरीके का होना चाहिए, विकास? देखिए, नए निवेशक जो आ रहे हैं, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपको मार्केट की पूरी नॉलेज ना हो, आप अच्छे से समझ ना लें, तो थोड़ा सा लो रिस्क जो है, अगर आप अप्रोच लेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगी। फॉर एग्जांपल, फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छी कैटेगरी है जो नए निवेशकों के लिए। आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में जाएं, वहां पे फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि मार्केट सिनेरियो को देख के लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में वो रिशफल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो फंड मैनेजर बहुत अच्छे तरीके से डायनेमिकली इस तरह की कैटेगरी को मैनेज करते हैं। या थोड़ा और अगर आप स्टेबिलिटी वाले कोई फंड चाहते हो, तो लार्ज कैप एक बहुत अच्छी कैटेगरी है नए निवेशकों के लिए। जो आपके टॉप 100 कंपनीज होती हैं उसके अराउंड ही वो पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं फंड मैनेजर। तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होगी, आपको एक जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसके ऑलमोस्ट आसपास की आपको जो है रिटर्न मिल सकती है। थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच भी ले सकते हैं, जैसे आप बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरीज होती हैं, ये आप ले लीजिए। नए निवेशकों के लिए बहुत अच्छी कैटेगरी है ये, क्योंकि कई बार कैसा होता है स्मिता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब नया नया निवेश शुरू करते हैं और अचानक से मार्केट गिर गई जब उन्होंने निवेश शुरू किया था। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जब खराब हो जाता है बहुत, तो उनको ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री ही खराब है या म्यूचुअल फंड सही नहीं है। इसी चीज को मुझे लगता है कि अगर ऐसा एक्सपीरियंस आपको नहीं लेना है, तो आप बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी होती है वहां से शुरुआत करें। उसमें क्या, फंड मैनेजर डेट और इक्विटी में डायनेमिकली फंड को जो है मैनेज करते हैं, और उसका जो मार्केट की गिरावट जो होती है उससे ये फंड जो है उतना नहीं गिरता। तो ये भी एक कैटेगरी है जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, बैलेंस एडवांटेज, और थोड़ा जो लिक्विडिटी होती है अपने फंड को मैनेज करने के लिए, जैसे चिराग ने बोला, आर्बिट्राज फंड कैटेगरी होती है कि अगर आपको लगता है थोड़ा लिक्विडिटी मेंटेन करके रखूं 10-15% का, मार्केट गिरेगी तो यूज करने के लिए, या कभी इमरजेंसी हुई तो उसमें वो यूज करने के लिए, तो इसका भी थोड़ा सा मुझे लगता है पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। आप फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं, उसके सामने में एक डेट कैटेगरी भी होती है जो लगभग आपको एक फिक्स्ड इनकम देती है, थोड़ा स्टेबल रहेगा। तो अगेन, जहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा अर्जेंसी के लिए या थोड़ा लिक्विडिटी ऐसी हो जो मार्केट करेक्शंस में यूज की जाए, ऐसे केस में आप डेट फंड भी ले सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, बैलेंस एडवांटेज, आर्बिट्राज, डेट फंड, इनका अगर कॉम्बिनेशन में आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, स्पेशली हम नए निवेशक की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत आइडियल अप्रोच रहेगा ये। ओके। और अब आते हैं जो जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, चिराग, उस पर कि कौन से वो फंड्स हैं जो पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं नए निवेशक? 4 से 5 फंड मैं कहूँगा आप देख सकते हैं, ओवरऑल पोर्टफोलियो बना सकते हैं अलग अलग कैटेगरियों के। लार्ज एंड मिड कैप फंड में मैं कहूँगा कि एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड एक अच्छा फंड है। फोकस्ड कैटेगरी में आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी फंड है। स्मॉल कैप में आप एचडीएफसी स्मॉल कैप निवेश कर सकते हैं। मिड कैप में कोटक मिड कैप एक बहुत अच्छा फंड है। और मल्टी कैप में कैन रिबेको मल्टी कैप फंड। आई थिंक ये 5 फंड का अगर हम पोर्टफोलियो बनाएंगे, डाइवर्सिफाइड भी रहेंगे अक्रॉस मार्केट कैप, आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों का एक अच्छा मिश्रण बन जाएगा और आपका एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी बनेगा और अच्छा एक अल्फा बनने की प्रोबेबिलिटी है निफ्टी के ऊपर। 3 से 4% बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बढ़िया। ये फंड सजेशंस भी लोगों के सामने इस वक्त हैं जो कि नए निवेशक हैं, तो वो अपने फंड में, वो अपने पोर्टफोलियो में इन फंड्स को शामिल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जिसके साथ इस शो को हम खत्म करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोमो और डर से नए निवेशक कैसे बचे। शॉर्ट में बता दीजिए, विकास। देखिए, ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट जो फोमो हम बोलते हैं, अब फोमो जनरली कब आता है, जब तो बहुत बाजार तेजी से चला गया, आपने निवेश किया नहीं, आप ये सोच रहे थे कि जब बाजार अच्छा चलेगा तब मैं निवेश करूंगा, और जब तक आप निवेश करते हैं तब तक देरी हो जाती है। आप पिछले 2 दिन का ही देख लें, मार्केट में एकदम से जो अपसाइड आई है, जिन्होंने ये टाइमिंग के लिए रुके हुए थे उन्होंने वो अपसाइड जो है ली नहीं। और गिरावट के टाइम में भी होता है स्मिता, कि जब मार्केट गिर रही होती है तब भी लोगों के अंदर एक फियर आ जाता है कि बाजार पता नहीं कितना नीचे चला जाएगा और मैं अपना फंड्स को बेच देता हूं। ये टाइमिंग के चक्कर में आज तक हमने कोई ऐसे इन्वेस्टर नहीं देखे जो टाइमिंग करके उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा बनाया हो। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है यहाँ पे। और लंबे समय तक अगर आप टिके रहेंगे तो ये पक्का है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी रिटर्न देगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जगलिंग करते रहेंगे, वो जो
फियर है और ग्रीड है, अगर इसके साथ अगर आप पोर्टफोलियो बनाने लगेंगे तो हमने कोई बहुत ऐसे लोग देखे ही नहीं, ना हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने पैसा बनाया हो। और ऐसे हमारे पास बहुत एग्जांपल है स्मिता, जिन्होंने पोर्टफोलियो में डिसिप्लिन रखा, मार्केट की उथल पुथल से कोई उनको इम्पैक्ट नहीं हुआ, हाँ। अपना जो उन्होंने पोर्टफोलियो का एक रोड मैप तैयार किया है उसमें हाँ। वो चलते रहे हाँ। और उन्हें बहुत अच्छे वेल्थ क्रिएट किए आने वाले समय में। बिल्कुल, और ये सारा ज्ञान आपके तभी काम आएगा जब आप वाकई में सिस्टम में उतरेंगे, निवेश करना शुरू करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको शुरुआत तो करें कम से कम इन्वेस्टमेंट की। इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए विकास, थैंक यू सो मच चिराग हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।